हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जीके ट्रिक गुरु पर। तो अपने बात कर रहे थे राजस्थान के ज्योग्राफी की, और राजस्थान के ज्योग्राफी में अपनों ने राजस्थान का सामान्य परिचय कंप्लीट कर लिया था। सामान्य परिचय में अपने देखा था राजस्थान का नामकरण, देखा था राजस्थान की स्थिति या लोकेशन देखी थी, लोकेशन के अंदर अक्षांश और देशांतर की बात की थी। उसके बाद अपने राजस्थान की आकृति देखी थी। आकृति में अपने एक साइंटिस्ट देखा था, वो था T.H. हैंडले। उसके बाद में अपने राजस्थान का क्षेत्रफल या बात करें विस्तार देखा था। विस्तार के अंदर अपने देखा था क्षेत्रफल। उसके बाद अपने ने बात की थी राजस्थान के सीमाओं की। सीमा में अपने दो प्रकार की सीमाएं देखी थी, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। उसके बाद हमने दूसरा जो टॉपिक था वो था राजस्थान का भौतिक विभाजन। राजस्थान के भौतिक विभाजन में अपने राजस्थान को पहले सीपी मिश्रा ने 7 भागों में बांटा था। हरिमोहन सक्सेना ने 4 भागों में बांटा था। उन 4 भागों की क्या क्या विशेषताएं थी, कौन सा क्लाइमेट पाया जाता है, कौन सी सोइल पाई जाती है, इस प्रकार के अपनों ने चर्चा की थी विस्तृत रूप से कौन कौन से जिलों में है। उसके बाद में अपनों ने कुछ संभाग की चर्चाएं की थी, जिलों के उपनाम देखे थे। और उसके बाद में जो अपनों ने आगे वाला टॉपिक देखा था वो था जलवायु। अपनों ने जलवायु का सामान्य वर्गीकरण देखा था, होती क्या है, कैसे चेंज होती है, किसको कहते हैं। वैज्ञानिक वर्गीकरण भी देखा था, सामान्य वर्गीकरण भी देखा था। जलवायु के बाद अपनों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था मृदा। मृदा को अपने विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। मृदा का अध्ययन क्या कहता है कि कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी मृदाएं कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण देखा था। अमेरिकन सोसाइटी ने जो वर्गीकरण किया था वो देखा था। उसके बाद में अपनों ने स्टार्ट किया था राजस्थान की कृषि। आज अपने इस राजस्थान की कृषि के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ना है। तो राजस्थान की कृषि की अपनी पहली क्लास थोड़ी बहुत हुई थी, उसके बाद से टेक्निकल एरर आ रहे हैं, इस वजह से अपनी ज्योग्राफी वाली जो ये क्लास है ये कंटिन्यू नहीं चल पा रही थी। उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी है। आपसे बस यही विनती है कि जो भी विद्यार्थीगण अपने YouTube चैनल पे है या अपना YouTube चैनल देख रहा है, कृपया करके वो YouTube चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके हर एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब से मुझे हौसला मिलता है, और इसी हौसले का जो प्रतीक मान सकते हो अपने पास कंटेंट है। आप जितनी ज्यादा हौसला करोगे, मेहनत करोगे, मैं आपसे 2 गुना ज्यादा मेहनत हमेशा करूंगा और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट हमेशा लेके आऊंगा। और मैंने आपको ये भी बोला हुआ है कि आप कोई भी स्टूडेंट हो जिसको राजस्थान जीके पढ़ना है, इवन उसको मैथ रीजनिंग या फिर अपने के 4th ग्रेड सीईटी या राजस्थान के लिए जो भी एग्जाम होते हैं, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस वगैरह, अब जैसे हाई कोर्ट 4th ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है तो इसमें राजस्थान का जीके आता है, हिंदी आती है, इंग्लिश आता है, जनरल साइंस आती है। ये जो सब्जेक्ट है वो आपको इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, चाहे आप ऑफलाइन आइए चाहे आप ऑनलाइन आइएगा। तो आज मैं ये अपनी क्लास है जो स्टार्ट करता हूँ राजस्थान के कृषि से। तो अपने राजस्थान को कृषि देख रहे थे, तो राजस्थान में जो कृषि है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 48 में किया गया है, और अनुच्छेद 36 से लेके 50 तक जो है वो नीति निर्देशक तत्व आते हैं। तो जो कृषि का उल्लेख है वो भाग 3 के अनुच्छेद 48 में किया गया है। तो एक और बात आती है, बात थी एमएसपी की। जो अभी किसान आंदोलन हो रहे थे पंजाब हरियाणा साइड, वो इसी एमएसपी को लेके थे। एमएसपी का मतलब है कि सरकार अगर किसी भी कंपनी का निजीकरण कर देती है, यानी वो कंपनी कोई प्राइवेट हस्तों में दे देती है, फिर भी उसके जो न्यूनतम दाम है वो निर्धारित किए जाएंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, वो ये है कि आप ये मानिएगा कि कोई किसान है, भारत के जो किसान है, अगर वही किसान सारे मिलके बोले कि हम सारे हैं जो गेहूं की ही खेती करेंगे, तो अब गेहूं की खेती ज्यादा होने से मार्केट के अंदर गेहूं की मांग क्या हो जाएगी, गेहूं ज्यादा आएगी, बाकी चीजें कम हो जाएगी। लेकिन गेहूं ज्यादा होने के बाद भी अगर गेहूं का एमएसपी या न्यूनतम समर्थन रेट गवर्नमेंट ने अगर 2500 डिसाइड कर रखा है,
तो भी वो किसानों से 2500 से कम में नहीं ले सकती है, 2500 कम से कम गवर्नमेंट को देने होंगे। अब इससे ज्यादा रेट में अगर किसान किसी को दे रहे हैं वो दे सकते हैं। ये था एमएसपी का मामला। उसके बाद में अपने को पढ़ना है कि कृषि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। तो आज अपने आगे चर्चा करेंगे कृषि कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले है सामान्य कृषि। सामान्य कृषि जिसको अपने सघन कृषि भी बोलते हैं, और सेकंड है वैज्ञानिक कृषि। वैज्ञानिक कृषि को अपने विस्तृत कृषि बोलते हैं। सामान्य जो कृषि होती है जिसमें कृषि उपकरणों की क्या होती है, कमी होती है, वही बात करें वैज्ञानिक का विस्तृत कृषि। वैज्ञानिक जो करेंगे वो क्या करेंगे, उपकरणों का यूज करेंगे। तो वैज्ञानिक कृषि के अंदर भूमि संसाधनों की अधिकता होती है। दूसरी बात करते हैं सामान्य कृषि के अंदर प्रति व्यक्ति हेक्टेयर है जो उत्पादन अधिक होता है। इसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन है जो सामान्य कृषि के अंदर या जिसको बोलते हैं सघन कृषि में अधिक होता है। दूसरी तरफ अपने बात करें विस्तृत या वैज्ञानिक कृषि के अंदर प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें वो कम होता है। तीसरी जो बात है इंपॉर्टेंट वो है कि सामान्य या सघन कृषि जो है इसमें प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, कम होती है। सामान्य या सघन कृषि के अंदर प्रति व्यक्ति आय कम होती है। वही बात करें वैज्ञानिक या विस्तृत कृषि की, इसके अंदर प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है। ये तीन फैक्टर है जो अपने को सामान्य कृषि और विस्तृत कृषि के ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में अपने बात करते हैं स्थानबद्ध कृषि की। पहली थी सामान्य कृषि, दूसरी है वैज्ञानिक कृषि, तीसरी है स्थानबद्ध प्रकार की कृषि। ये ऐसी कृषि है जो एक निश्चित स्थान पे ही करते हैं। किसान वर्ग जो अपने हैं वो कौन सी कृषि करते हैं, वो स्थानबद्ध कृषि है। अब देखो ये तो नहीं है ना कि आज अपने कृषि यहाँ कर रहे हैं, एक फसल वहां से निकालने के बाद उस कृषि को छोड़ के चले गए कहीं 500-700 किलोमीटर साइड में, वहां जाके कृषि करने लगे। ऐसा तो नहीं करते। अपने पास जो जमीनें हैं वो अपने मरते दम तक नहीं छोड़ने वाले हैं। तो ये जो कृषि है कौन सी कृषि है, स्थानबद्ध कृषि। अब बात करते हैं मानव। मानव सबसे पहले क्या था, घुमक्कड़ था। मानव है जो सबसे पहले इधर से उधर घूमता रहता था। उसके बाद उसने क्या किया, स्टोरेज या संग्रहण करना स्टार्ट कर दिया, यानी बचत करनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद उसने शिकार करना स्टार्ट कर दिया था। अब शिकार करने के बाद में उसने क्या स्टार्ट की थी, स्थानांतरित कृषि स्टार्ट की थी। मतलब ये है कि जंगलों वगैरह को काट बाड़ के वहां पे कृषि करेंगे, उसको छोड़ के चले जाएंगे, फिर दूसरी जगह कृषि करेंगे। इस प्रकार की जो कृषि है वो स्थानांतरित कृषि है। और उसके बाद में आए वो थे स्थानबद्ध, मतलब एक जगह पे रहेंगे, हमें ना भटकना ना कोई और करना, बस एक जगह रह के ही पढ़ना। ठीक वैसे एक जगह रह के कृषि करनी है, स्थानबद्ध कृषि। अपने को स्थानबद्ध स्टडी करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं स्थानबद्ध कृषि की क्या खासियत होती है। स्थानबद्ध जो कृषि है इसकी मुख्य विशेषता है कि फसल चक्र बना रहता है। यानी कि फसल चक्र को अपने इस हिसाब से देख सकते हैं। फसल चक्र की अगर बात करें अपनों ने तो अपने इस हिसाब से आइडिया लगा सकते हैं फसल चक्र का कि आज अपना कोई फसल खेत है उसमें अपने जो फसल करेंगे, कृषि करेंगे, अपने जो कृषि करेंगे वो होगी, जैसे किसान के पास जमीन है, उसने आज जो कृषि की है वो तो की है 10, ये मानो 10 बीघा जमीन है किसी किसान के पास, उसमें से 5 बीघा में उसने क्या किया, कपास का उत्पादन कर लिया, 3 में ग्वार का कर लिया, 2 में बाजरे का कर लिया। इस प्रकार से वो क्या करेगा, कृषि करेगा। अब 2 में जो बाजरे का उत्पादन किया है, नेक्स्ट टाइम उस 2 में क्या करेगा, वो बाजरा नहीं करके कुछ और करेगा, जैसे कपास कर देगा। इस प्रकार से जो फसलों का चक्कर है वो चलाता रहता है। कौन, किसान वर्ग अपना वाला जो है वो इस प्रकार से चक्कर चलाते रहते हैं, इसी को बोलते हैं फसल चक्कर।
अब इस फसल चक्र से क्या बेनिफिट होता है, तो फसल चक्र से अपने इस प्रकार से समझ सकते हैं कि देखो कोई भी फसलें की जाती है तो उस हर फसल से क्या होती है, मिट्टी में कुछ ना कुछ तत्वों की क्या होती है, कमी होती रहती है। उन्हीं कमी की पूर्ति के लिए ये फसल चक्र चलाया जाता है। उसके बाद दूसरा अपने देखना है कृषि के साथ पशुपालन। अब कृषि के साथ पशुपालन का जो है ना वो बहुत अच्छा मेल है। अगर कोई कृषि कर रहे होते हैं ना उनको पता होता है। अब क्या क्या मेल है साहब जी, तो अपने मूंगफली की कृषि करते हैं, मूंगफली को मार्केट में बेच देते हैं और मूंगफली का चारा किसके काम आता है, पशुओं के काम आता है। अपने गवार की कृषि करते हैं, गवार को निकालते हैं, कटाई करने के बाद में गवार को मार्केट में बेच देते हैं, लेकिन गवार का चारा पशुओं के लिए काम आते हैं। ये तो थी फसल किसके काम आ रही है, पशु के। अब पशु देखना, कोई भी पशु है उनके जो गोबर की खाद वगैरह है वो अपने कहाँ डाल देते हैं, खेतों में। इसे खेतों की उर्वरकता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो पशु कृषि के काम, कृषि पशु के काम आते हैं, इस प्रकार से होते हैं। अब आपने देखा होगा ग्राम देवी और देवताओं का उद्भव हुआ था कृषि के कारण। क्यों हुआ, क्योंकि अपने बहुत सारे देवता देखे हैं। जैसे बात करें मेनली गोगा जी की, तेजा जी की। अब ये गोगा जी और तेजा जी क्या है, देवता बना रखे हैं, लेकिन कृषि कार्य में सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं। हल और हरडी को रखड़ी मानते हैं गोगा जी और तेजा जी को। चौथी बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके टपकने वाला है। बात है स्थानांतरित कृषि। इसको कर्तन दर्तन, पर्यावरण दुश्मन या काटो जलाओ कृषि भी कहते हैं। बात करते हैं स्थानांतरित कृषि की। स्थानांतरित कृषि है, इसको क्या क्या नाम दिए जाते हैं, तो अपने बात करते हैं स्थानांतरित कृषि की। स्थानांतरित कृषि को अपने जो मेन नाम देते हैं वो है कर्तन दर्तन, पर्यावरण दुश्मन काटो जलाओ। कर्तन दर्तन, पर्यावरण प्रदूषण काटो जलाओ, ये है स्थानांतरित कृषि के नाम। क्या नाम है, कर्तन दर्तन। कर्तन दर्तन यानी काटना और पर्यावरण दुश्मन, ये से पर्यावरण को नुकसान होता है। काटो जलाओ कृषि यानी किसी जंगलों को काट दिया, जला दिया, कृषि कर दिया, इसीलिए काटो जलाओ नाम पड़ा। यह कृषि किसके द्वारा की जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट है वो स्थानांतरित कृषि है। वो किसके द्वारा की जाती है, कौन से समाज के द्वारा की जाती है, तो उसमें नाम आता है आदिवासियों के ज्वाला। जो जंगलों को काट कर जलाकर कृषि की जाती है उस कृषि को अपने क्या कहते हैं, तो उसको कर्तन दर्तन, काटो जलाओ या स्थानांतरित कृषि कहते हैं। क्या किया जाता है, आदिवासियों के द्वारा पेड़ पौधों को काट कर जलाकर भूमि को क्या करते हैं, खाली करते हैं। अब जब भूमि खाली हो जाती है तो उस भूमि पे कृषि की जाती है। कौन सी, स्थानांतरित कृषि। यह कृषि है, पहले तो क्वेश्चन आता था कि स्थानांतरित कृषि किसके द्वारा की जाती है, आदिवासियों के द्वारा। अब नया जो क्वेश्चन आता है वो स्थानांतरित कृषि है कौन से क्षेत्र में की जाती है, तो जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर स्थानांतरित कृषि की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्वेश्चन इसमें से टपकने वाला है, आपके ध्यान में रखना। क्योंकि यह तापमान की अधिकता के कारण जैविक तत्व मर जाते हैं, जबकि वर्षा की अधिकता के कारण पोषक तत्व बह जाते हैं। पोषक तत्व तो पानी के साथ बह जाएंगे और अधिक गर्मी के कारण जैविक तत्व है वो नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, वो मैंने आपको बताया था। ग्लोब में एक बीच के मध्य रेखा होती है, जो लेटी हुई रेखा होती है अक्षांश, जिसको अपने बोलते हैं भूमध्य रेखा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इसके 23.5 डिग्री उत्तर में होगी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा, और जिस भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में होगी मकर रेखा या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इस क्षेत्र के बीच का जो होता है उष्ण कटिबंधीय होता है, क्योंकि सूरज हमेशा इन्हीं तीनों पे रहता है, इन्हीं तीनों पे सूरज रहता है।
बात करते हैं स्थानांतरित जो कृषि है उससे प्रति व्यक्ति आय प्रति हेक्टेयर उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता है। स्थानांतरित कृषि से प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो नहीं बढ़ाया जा सकता है। क्यों मार्ड साहब? क्योंकि इसका उद्देश्य केवल क्या होता है, अपने को एक दो बार उपयोग करना है और इसको छोड़ देना है। अब एक और आता है, ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा जाएगा। रीट और सेकंड ग्रेड खास करके बेस फेलो बुश फेलो जो कृषि है उसको स्टार लगा लेना। सेकंड ग्रेड और रीट वाले बुश फेलो कृषि के स्टार लगा लेना। 10 से 12 वर्षों के बाद खाली छोड़ी गई भूमि पर फिर से पेड़ पौधों को काट कर की जाने वाली कृषि। यानी ऐसे समझो अपने पास कोई कृषि का मैदान था, अपने 10 से 12 साल के लिए वहां कुछ नहीं किया, उसको पड़ा रहने दिया, वो एक बंजर बन गया, वहां पे झाड़ियां कचरे झाड़ियां पेड़ पौधे हो गए। फिर क्या किया, 10-12 साल बाद उन पेड़ पौधों को काट के वहां पे जो कृषि की जाती है उसको बोलते हैं बुश फेलो कृषि, उसको बोलते हैं बुश फेलो कृषि। यहाँ जैसे चाय कॉफी रबड़ गन्ना इत्यादि के लिए बुश फेलो कृषि। अब बात करते हैं वैज्ञानिक कृषि। वैज्ञानिक कृषि सेरीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित। सेरीकल्चर है जो रेशम उत्पादन से संबंधित है। एपीकल्चर है जो मधुमक्खी उत्पादन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम, एपीकल्चर मधुमक्खी, पीसीकल्चर मछली, पीसीकल्चर मछली। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक बीटी और वर्मी भी पूछा जाता है। जो मैं पूछा जाता है पहले वो बता दूं। पीसीकल्चर मछली से संबंधित है। सिल्वीकल्चर वृक्ष संवर्धन से संबंधित है। सिल्वी जो है सिल्वी जो है वृक्ष संवर्धन से संबंधित है। उसके बाद में बात करते हैं विटिकल्चर अंगूर से संबंधित है। विटिकल्चर अंगूर से संबंधित है। उसके बाद में बात करते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर है जो बागवानों से संबंधित है। वर्मिकल्चर केंचुआ से संबंधित है। उसके बाद में बात करते हैं मेरीकल्चर समुद्री शैवाल से संबंधित है। समुद्री कल्चर से मोरिकल्चर मेरीकल्चर समुद्री शैवाल से संबंधित है। बाद में बात करते हैं मोरिकल्चर मलबरी उत्पादन से संबंधित है। मलबरी से और है ओलिव पाउडर जैतून उत्पादन से। ओलेरिकल्चर सब्जी उत्पादन से संबंधित है। आप एक काम करिएगा, आप एक काम करना, जो भी कृषि पद्धति ये है इनको एक साइड तो लिखिएगा कृषि का नाम, एक साइड आप कृषि का नाम लिख लीजिए। एक साइड कृषि का नाम लिख लीजिए, एक साइड कौन सा प्रकार की कृषि है वो लिख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। साइड हो जाता हूँ। फोटो लेना चाहते हो ऑफलाइन वाले तो आप फोटो ले सकते हैं। अपने अब बात करते हैं आगे कृषि क्रांति की। कृषि क्रांति कृषि से रिलेटेड कुछ क्रांतियां हुई थी, अपने उसकी चर्चा करते हैं। तो पहली है हरित क्रांति। हरित क्रांति शुरुआत हुई थी 1966 से 67। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 से 67। तो बात करते हैं जनक कौन है हरित क्रांति के, वो है नॉर्मन बोरलॉन्ग। नॉर्मन बोरलॉन्ग जिसको हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉन्ग को मानते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक
MS स्वामीनाथन को माना जाता है। बात करते हैं कि हरित क्रांति के अंदर मुख्यतः 6 फसलें शामिल थी। पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हरित क्रांति हुई उस टाइम इस क्रांति के अंदर कितने प्रकार की फसलें शामिल थी? तो 6 प्रकार की फसलें इसमें शामिल थी। एक है चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का। चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का, ये 6 फसलें हैं, हरित क्रांति से संबंधित हैं। हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य है वह खाद्यान्न बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना। सीधी सी बात है, कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए स्प्रे, कीटनाशक वगैरह यूज में लेना। लाभ क्या हुआ था? खाद्यान्नों को बढ़ावा अर्थात अधिक उत्पादन मिला था। किसानों में आत्मनिर्भरताएं पैदा हुई थी। यह सोचो, आज जो है कपास है 1 बीघा के अंदर होता है, ये मानो 10 क्विंटल। क्रांति से पहले 1 बीघा में होता था 1 क्विंटल। जब किसान को कुछ पा ही नहीं रहा तो आत्मनिर्भर बनने का तो पैदा ही नहीं होता सवाल ही। उसके बाद में बात करते हैं अपने स्थानांतरित कृषि हैं, उनको किन किन नामों से जाना जाता है? 1 नंबर स्थानांतरित कृषि में आता है वालरा। वालरा है आदिवासियों के द्वारा की जाने वाली कृषि। स्थानांतरित कृषि को एक नाम देते हैं, वो है वालरा। आदिवासियों के द्वारा जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसको कहते हैं वालरा। दूसरा है दजिया। आदिवासियों के द्वारा मैदानी भागों पे जो कृषि की जाती है उसको दजिया नाम देते हैं। आदिवासियों के द्वारा जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसको वालरा कहते हैं, और जो आदिवासियों के द्वारा मैदानी भागों पे कृषि की जाती है उसको दजिया कहते हैं। चिमाता है। चिमाता आदिवासियों के द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है उसको चिमाता कहते हैं। आदिवासियों के द्वारा जो पर्वतों में की जाती है चिमाता, मैदानों में की जाती है दजिया। आदिवासियों के द्वारा जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसको वालरा नाम देते हैं। तीनों टर्म है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में रसगुल्ले की तरह टपकता है। अच्छा, एक बताना, रसगुल्ले राजस्थान में कहाँ के फेमस हैं? ये क्वेश्चन बताने वाले को मिलेगी 20 रुपए वाली चमचमाती डेयरी मिल्क चॉकलेट। असमय स्थानांतरित कृषि को जूमिंग नाम दिया जाता है। जूमिंग भी क्या है? स्थानांतरित कृषि है, लेकिन जूमिंग जो नाम है वो स्थानांतरित कृषि का असम के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर बात करते हैं ट्रैक कृषि। ट्रैक कृषि इसका संबंध है जो नगरों से है। इसमें क्या होता है, जो अति शीघ्र नष्ट होने वाली कृषि है वो इसमें की जाती है। जैसे सब्जी, मांस, अंडा, ये जो नगरों में बनाए जाते हैं इनको अपने बोलते हैं ट्रैक कृषि। बात करते हैं मोनो कल्चर की। मोनो कल्चर की, 1 वर्ष में 1 फसल ली जाती है, उनको बोलते हैं मोनो कल्चर। ड्यूको कल्चर। ड्यूको कल्चर की बात करें तो 1 वर्ष में 1 खेत में 2 फसलें ली जाती है तो उसको ड्यूको बोलते हैं। अगर 1 खेत में 1 वर्ष में 1 फसल ली जाती है तो मोनो, 2 आया तो ड्यूको, अगर 2 से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं ओलिगो। ओलिगो 2 से ज्यादा ले रहे हैं तो ओलिगो। कृषि वर्ष की बात करें 1 जुलाई से 30 जून तक है माना जाता है। जैसे अपने देखे अंग्रेजी कैलेंडर में 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है। राजस्थानी वाला देखे उसके अंदर बात करें तो वो होता है चैत्र से स्टार्ट होता है।
फाल्गुन पे खत्म होता है। इसी प्रकार ये जो कृषि फसल है 1 जुलाई से 30 जून तक है। फिर बात आती है वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि का सीधा सीधा उद्देश्य क्या है? पैसे व्यापार करना, पूंजियों की अधिकता, उसमें श्रम और पूंजी दोनों की अधिकता लगती है किसमें? वाणिज्य कृषि में। उसके बाद में बात करते हैं वाणिज्य कृषि 2 प्रकार की होती है। एक है अन्न कृषि, दूसरी है रोपड़ या यूरोपियन कृषि। अन्न कृषि का संबंध है जो गेहूं उत्पादन से है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था आपसे। गेहूं के जगह एक ऑप्शन मिलेगा, वो होगा चावल। चावल नहीं करना है, अन्न का संबंध है गेहूं से करना है। रोपण या यूरोपियन कृषि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। नुकसान क्या है? इस स्थानांतरित कृषि के क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया गया था। किसके नुकसान है ये है हरित क्रांति के नुकसान। हरित क्रांति के नुकसान, हरित क्रांति के नुकसान। फिर है बेरोजगारी में वृद्धि हुई, क्योंकि कृषि यंत्रों का उपयोग किया जाने लगा। जैसे ट्रैक्टर बन गया तो उससे बहुत सारे किसानों का जो काम है वो बंद हो गया, क्योंकि ट्रैक्टर से बिजाई गुड़ाई वगैरह काम हो जाता है। दूसरी बात करें अपने, इसके अंदर छोटे किसान या निर्धनों को नुकसान हुआ था, क्योंकि वो कृषि यंत्र नहीं खरीद पाए थे। अब जैसे अपने बात करें, अपने इस YouTube चैनल को एक कोचिंग मान लेते हैं और गवर्नमेंट कल को ये बोल दे कि जो भी कोचिंग चला रहा है उसको 10,000 रुपए मंथली हमें देने होंगे, तो क्या अपने दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो अपने तो दिक्कत हो गई ना बड़ी सारी। ठीक वैसी दिक्कत यहाँ किसानों को होगी। अब कृषि यंत्र ले नहीं पा रहे, बिना कृषि यंत्र कृषि अच्छी नहीं हो रही। दूसरी बात करते हैं श्वेत क्रांति की। श्वेत क्रांति को नाम देते हैं ऑपरेशन फ्लड। स्टार्ट हुआ था 1970 के अंदर। संबंध है दुग्ध उत्पादन से। जनक है वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन। तीसरी है लाल क्रांति लाल टमाटर से। पीली क्रांति तिलहनों से। नीली क्रांति पानी नीला मछली से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली पालन से। बादामी क्रांति मसाले से। गोल क्रांति आलू गोल से। भूरी क्रांति खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने से। कृषि का ये जोत। राजस्थान में कृषि भूमि का कृषि जोत का अर्थ है कृषि भूमि कृषि जोत कहलाती है। जनसंख्या बढ़ने पर जोत का क्षेत्रफल कम होता है, लेकिन जोतों की संख्या बढ़ती है। जोतों की संख्या बढ़ती है। जोत के प्रकार बात करें 3 है, बड़ा, मीडियम, अर्ध मीडियम। 5 है, बड़ा है, उसके बाद होता है मध्यम, उसके बाद में आता है अर्ध मध्यम, उसके बाद आता है लघु और फिर आता है सीमांत। बड़ा, माध्यम, अर्ध माध्यम, लघु और सीमांत। बात करें बड़े के अंदर 10,000 से अधिक कुल जोत का 4.6% है बड़ा जोत है जो, और 10,000 से हेक्टेयर से अधिक। मध्यम की बात करें 4 से 10 तक कुल का 11.7 है। अर्ध मध्यम की बात करें 2 से 4 तक कुल का 18.5 है। लघु की बात करें 1 से 2 तक कुल का 21.9 है। सीमांत की बात करें 40.12। बात करते हैं बड़ा जोत का क्षेत्रफल। देखो ऐसे याद करो 1 2 3, बड़ा जोत 1 2 बीच में 3, और यहाँ 111 जनसंख्या है 111। मध्यम की बात करें 0 2, मध्यम की बात करें ऊपर वाले 13 को हटा दो,
0 2 2 दूनी 4, जनसंख्या 4, अर्ध मध्य में 5.6 और इधर 6.7, 5 6 6 7, ये है लघु के अंदर। अर्ध की बात करें 13 हटा दो तो होगा 0 2 से 0 4 तक, इधर 13, इधर है 1 2, बीच में 3 से 111। बात करते हैं लघु की 10.5, ये भी 111 है। फिर है 19 7, ये है 2 दूआ 1 तिया। 10वीं कृषि जनगणना में बड़े आकार और मध्यम आकार के जोतों की क्षेत्रफल में कमी हुई है, जबकि अर्ध मध्यम लघु और सीमांत में वृद्धि हुई है। बाद में बात करते हैं 10वीं कृषि गणना में बड़े आकार के जोतों की संख्या में कमी, मध्यम आकार के अर्ध शुष्क और अर्ध मध्यम लघु और सीमांत में वृद्धि हुई है। यह जोत के आंकड़े 10वीं के अकॉर्डिंग है। फिर बात करते हैं राजस्थान के उस कर्ता के अंदर इनका उद्देश्य है कृषि के जो भी है उनका संग्रहण करना, कृषि फसलों का अनुसंधान करना है इनका उद्देश्य। बात करते हैं अनार की जो मंडी है, अनार बात करते हैं कृषि फसलों पर अनुसंधान करना उत्कृष्टता केंद्र का उद्देश्य है। बात करते हैं अनार उत्कृष्टता केंद्र जयपुर के अंदर है, नींबू कोटा में है, खजूर सागर भोज का, जैसलमेर में संतरा, झालावाड़ में आम, धौलपुरा अमरूद, टोंक सीताची चोरी हो गई, सीताची तोड़ हो गया। सब्जी सब्जी में बै और वैसे बूंदी। फूल है सवाई जय सिंह के लिए या सवाई माधो सिंह के लिए फूल आए हैं, तो फूल सवाई माधोपुर हो गया। प्रमुख योजनाओं की बात करते हैं, सहकारिता किसान क्रेडिट कार्ड योजना KCC 1998 के अंदर आई थी। उद्देश्य किसानों को KCC आवंटित करना ताकि उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके। राजस्थान में प्रथम KCC कार्ड है रामनिवास यादव को 1999 में दिया गया था। आइसोपोम योजना 2004-5 की योजना है, तिलहन फसलों को बढ़ावा देने से संबंधित है। अमूल्य नीर योजना 2005-6 की है, जल संरक्षण के लिए अमूल्य नीर योजना है। गूगल संरक्षण विकास कार्यक्रम 8-9 गूगल औषधि पौधों का विकास करना। राष्ट्रीय औषधि पादप मिशन या जिसको बोलते हैं आयुष मिशन 2009-10 में निम्न औषधि पौधों का विकास करना है। इसमें मेडिसिन प्लांटों का विकास करना था, अश्वगंधा, सफेद मूसली, शतावरी, गिलोय, ग्वारपाठा, मुलुठी और तुलसी है। प्रथम कृषि क्रांति, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। राज्य की प्रथम कृषि नीति कब आई थी? 2013 के अंदर। प्रतिवर्ष कृषि विकास दर 4% तक रखना इसका मुख्य उद्देश्य बनाया गया था। 2013 में आई मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना 2017 को है। किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध करवाना, किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध करवाना। राजस्थान कृषि खाद्य प्रसंस्करण निर्यात एवं आयात नीति 2019 कृषि निर्यात को बढ़ावा देना। अब बात करते हैं प्रमुख फसलें और उनकी किस्में। प्रमुख फसलें और उनकी किस्म की बात करते हैं। सबसे पहले है गेहूं। गेहूं की है गंगा सुनहरी, गेहूं की गंगा, और सोना कल्याण, सोनालिका। देखो गेहूं की है, 2 सोना है एक गंगा है, 2 सोना है और गंगा है। सोना क्या होता है? हीरा होता है, उसके पास होता है तो कोहिनूर हो गया। और सोना किसको दिया, किसने दिया था? मंगल लाल ने दिया था। किसको? दुर्गा को। कितना दिया? 65 दिया था। कहाँ दिया था? मैक्सिकन में दिया था, मैक्सिकन में दिया था। मालविका को भी दिया था और लोकवान मैक्सिक। देखो
सोना दिया था कोहिनूर ने, किसको? सोना कोहिनूर दिया था किसको? गंगा को। कहाँ दिया था? दुर्गापुरा के अंदर। किसने दिया था? लाल ने दिया था। और क्या दिया था? लाल और मंगला ने दिया था। दुर्गा सोना किसको दिया था? सोना की बात करें, गंगा को दिया गया था। और एक और किसको दिया गया था? मंगला को दिया गया था। गंगा, मंगला, मालविका को सोना दिया गया था। कहाँ दिया गया था? सोना और कोहिनूर दिया गया था। गंगा, मंगला, मालविका को सोना और कोहिनूर दिया था। यहाँ दिया था? दुर्गापुरा में दिया था। किसने? लाल और लोकवान ने दिया था। लाल लोकवान ने दिया था। एक याद रखना है, मेक्सिकन। ये सारी है गेहूं की किस्में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करते हैं मक्का की। माही धवल और माही कंचन, बाकी सूर्य है, बाकी सूर्य और एक सविता है। बाकी सूर्य, सविता, किरण, सूर्य, सविता, किरण, माही धवल और कंचन, ये मक्का की किस्में हैं। चावल की बात करते हैं, यहाँ पे माही सुगंधा है, ये ध्यान रखना। माही सुगंधा चावल की है, माही कंचन और माही धवल मक्का की है। इसके बाद चंबल, जया, पद्मा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, बासमती, चावल की याद करनी है तो ऐसे देखो, चावल की जो कृषि है उस इलाके में होती है जहाँ क्या हो, पानी ज्यादा होता है। और पानी ज्यादा जहाँ होगा वहाँ क्या होगी? नदियाँ होगी। वहाँ जहाँ नदियाँ होगी वहाँ पानी ज्यादा होगा। उसके बाद में बात करते हैं जो की। जैसे ज्योति, जैव की होगी ज्योति। और ज्योति के क्या किया था? राज तिलक किया था। तो ज्योति के किरण, राज किरण। और जैसे ज्योति, जैसे जो, ये जो की है। बाद में बात करते हैं चना की। चना का अनुभव अपने को वरदान के तौर पे मिला है। चना का अनुभव अपने को अर्पण हुआ है वरदान के तौर पे। कहाँ कैसे? जब सम्राट से अपना संगम हुआ। जब सम्राट से संगम हुआ तो चन्ना का अनुभव अपने को वरदान में अर्पित हुआ था। संगम हुआ सम्राट से, चन्ना अपने को अर्पित हुआ अनुभव में, वरदान में। बाद में बात करते हैं सरसों की। सरसों की है दुर्गामणि, वरुणा, पूषा कल्याणी, पायोनियर। दुर्गामणि, वरुणा, पूषा कल्याणी, पायोनियर, ये थी अपने को राजस्थान की कृषि। राजस्थान की कृषि। अब अपने बात करते हैं इस साइकिल की। इस साइकिल की ये है बेरोजगारी का, बेरोजगारी का, बेरोजगारी का सर्कल। इस बेरोजगारी से बाहर निकलने के लिए अपने को, इस बेरोजगारी से बाहर निकलने के लिए डेली 5 से 6 घंटे, 5 से 6 घंटे डेली क्लास के टाइम के अलावा पढ़ना है। और डेली 2 से 2 घंटे जितना पढ़ा सारे रिवीजन करना है। डेली रिवीजन करना है। ये प्रोसेस अपने को 5 से 6 माह तक अपनानी है। 5 से 6 माह तक ही अपनाना है। जॉब लगना 100% निश्चित है। 100% निश्चित है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से यही अनुरोध है, कृपया करके क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। फिर वही बात, किसी को दिक्कत है तो हेल्पलाइन नंबर हमने दे रखे हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। समस्या एक दिन के अंदर अंदर पड़ी हुई तो 2 दिन के अंदर अंदर सोल्व कर दी जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। कल की बात है, एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, सर मामला सेट करवा दो। मैंने उसको एंड टू एंड ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट बकवास मैसेज नहीं आने चाहिए। स्टडी से रिलेटेड कोई काम है, मैं आपकी हर एक समस्या के लिए आपके साथ खड़ा हूँ। मेरा उद्देश्य है हर एक बच्चे को फ्री में एजुकेशन मिलना चाहिए। इसीलिए आपसे बार बार अपील कर रहा हूँ,
चैनल को लाइक कमेंट शेयर करिएगा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, हमें सबको साथ लेके चलना है और आप मेरी हेल्प करोगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। थैंक यू सो मच।